प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के प्यारे से बच्चे और आप लोग के बच्चे जी ऑफलाइन में देखा आपने कि हमने केमिस्ट्री आपका चैप्टर 1 फिनिश होने जा रहा है और मैथमेटिक्स में हमने रियल नंबर शुरू किया था। रिवीजन बैच वाला से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब अपना प्ले लिस्ट में रिवीजन बैच होगा वहाँ से हमने आपका नंबर से रियल नंबर चैप्टर शुरू किया था, वास्तविक संख्या, जिसको उसको भी हम फिनिश किए हैं। और थोड़ा सा पार्ट बचे हैं, उसको भी हम लोग पूर्व वाला चीज़ बचा है उसको किया जाएगा। बच्चे जी, अच्छे स्कोर करने के लिए ना एक आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पढ़िएगा, स्कूल डेली आपको जाना है। स्कूल जाने के बाद संडे के दिन आपको बस जो भी टाइम बचता है, आपके जो भी जैसे आप यहाँ का होमवर्क बच गया है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, उसको आप कवर कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ बच्चे, ये जीवन आपको एक बार मिलता है, छात्र जीवन। इसमें ये नहीं कि आपको बहुत कुछ कुर्बानी कर देना है जीवन में कि आपको पढ़ना है। आप बुक पढ़ेंगे, मस्ती की जो है तो यहाँ पर हम नहीं दे पाएंगे आपको। और साइंस में आपका क्या दिक्कत रहा? क्लास 9 में थोड़ा सा आपने कमज़ोर मेहनत किया था शायद, इसीलिए तो आपको जो भी मेरा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है उसमें, इसीलिए तो आपको हमने उसमें क्या कराया है कि पहले 9th के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज होने वाला है, खासकर ज़्यादा एलिमेंट, उसके सिंबल, उसको कराया गया, उसको भी याद रखें। चैप्टर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया गया है। सर उसमें एक रिवीजन बैच आएगा क्या? देखते हैं बच्चे, ये आपके लिए रिवीजन बैच भी करा देंगे। पहले फिजिक्स का मैं सोचता हूँ कि मेरा फ्रेश लेक्चर आ जाए, बहुत पुराना घसीटा पसीटा कंसेप्ट बच गया, बहुत पहले का वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ नया लेक्चर फिजिक्स में आ जाए। और बायो में भी कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी का वजह पूरा आप लोग मैं नया करूँगा नोट्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पहले का नोट्स है, उसमें थोड़ा बहुत सारे त्रुटियाँ रह गई हैं, जिसको मतलब राइटिंग के लेकर कहीं वीडियो उतना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था पहले, तो उसको इसीलिए आज हिंदी का पहले लेक्चर लेकर आ रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई ये जो चैप्टर है शीर्षक, इसको हम आज पढ़ेंगे। तबीयत खराब है बच्चा जी, फिर भी आपके लिए काम किया जाएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस अभी 9th का एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप 9th पे फोकस कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, बाकी मत सोचिए कि बाकी बच्चे 10th शुरू कर लिए, आपसे आगे निकल गए हैं, कि कोई आपसे आगे नहीं निकलेगा। आपको सिर्फ जितना आप स्कूल जल्दी जाइएगा, थोड़ा परिश्रम बढ़ेगा आपका, क्योंकि स्कूल भी मैनेज करना पड़ेगा, सुबह भी यहाँ कोचिंग रहेगा, शाम में कोचिंग होगा, हो सकता है रात में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो 6 घंटा सोइएगा, 6 घंटा सोना है और बाकी टाइम आपको सिर्फ पढ़ना है। 6 घंटा सो लेते हैं, फिर अपने घर में जो भी काम होगा बचता है तो उसको जरूर माता पिता का हेल्प कीजिएगा और पढ़िएगा। आप कभी एक बेहतर इंसान ही बनेंगे, आप कभी ख़राब इंसान बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा इतना व्यस्त रहेगा, इतना बिजी रहेगा अपने कामों को लेकर, वो व्यक्ति कहाँ से खराब हो सकता है। स्कूल जाना, स्कूल मैनेज करना, कोचिंग, ट्यूशन, सो जाना, हो गया, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आप एक बार से उनसे प्रेम हो जाए आपको। एक बार प्रेम की ज़रूरत है, बाकी रटना उटना कुछ भी नहीं है पढ़ाई में, सिर्फ लगे रहिएगा, विद्या ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी, स्वतः आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा परिश्रम खोजती हैं और परिश्रम से विद्या तो बिल्कुल आएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आज का। वीडियो को शेयर और लाइक कर देना अपने मित्रों के साथ और बता देना कि ये अपना डेमो लेक्चर है। ऑफलाइन में इससे भी बेहतर पढ़ाई होता है, क्योंकि वीडियो में चाहिए अपने पास एक टाइम होता है कि इतना देर में लेक्चर करा देना है। बाकी आपने ऑफलाइन में देखा होगा तो अपने जो भी आसपास के छात्र हैं उनको एक बार बोलिएगा कि आके 8-10 दिन की क्लास फ्री डेमो लेक्चर देखें, कोई पैसा नहीं देना है, आके 10 दिन फ्री में पढ़ेंगे, फिर उनको पढ़ाई का फ्लो कैसा लगेगा वो लोग डिसाइड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। आपका मैंने 2-3 मिनट समय लिया, लेकिन इस समय को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बार बार नहीं करूँगा, ज़रूरी था आप मुझसे कुछ बताना। और एक शिक्षक जब भी मेरा दिल करे किसी बात करने तो सिर्फ आपसे ही बात कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने कोई जो भी आपके लिए सलाह की बातें थी मैंने उसको किया। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस प्यारे से चैप्टर को। बहुत मज़ा आएगा, स्कोरिंग चैप्टर है और आपके मंथली एग्जाम भी जो मई में होंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लीजिएगा। पहले एक बार बच्चे अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपके सिलेबस क्या क्या है। देखिए आप क्लास 9th में थे तो अभी 9th का भी आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि 20 मार्च से आपका फाइनल एनुअल एग्जाम हो रहा है। मैंने बहुत सारे पेपर अपलोड किए हैं प्ले लिस्ट में, उस पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। क्लास 9th क्वेश्चन बैंक के से करके उसे अपना प्ले लिस्ट होगा वो। चलिए आज हम गद्य खंड पढ़ेंगे। गद्य खंड बोले तो जो कहानियाँ होती हैं, गद्य खंड मतलब जिसमें कहानियाँ होती हैं, निबंध बहुत सारे, और काव्य खंड मतलब कविताएं। तो पढ़ने का फ्लो ऐसा होगा कि मैं पहले आपको 2 कहानी करा दूंगा, ठीक, फिर उसको 2 कविताएं कराऊंगा इस साल के लिए, क्योंकि आपके मंथली एग्जाम से चलूँगा, लेकिन कि आपके सिलेबस धीरे धीरे कवर भी हो जाए, आपको ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो हम पढ़ेंगे जिनका लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर। आप इनके बारे में जानते होंगे, संविधान के जनक कहे जाते हैं। श्रम विभाजन, यानी श्रम मतलब होता है काम, और परिश्रम में कोई काम हो गया, परिश्रम विभाग उसमें बांट देना। और जाति प्रथा क्या है,
ये चैप्टर जो है बच्चे आपसे पूछा जाए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो बताइएगा निबंध है। किन के द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना होगा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। अपने तो पहले हम जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चे यहाँ पर पहले अपने जो भी चैप्टर होगा, ये निबंध चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे उनके जीवनी के बारे में, लेखक के परिचय, क्योंकि लेखक के परिचय से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं और बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग सिलेबस आपका टाइम पर शुरू कर रहे हैं, तो आपको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा भूल जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई विषय को हल्के में लेकर आपको नहीं चलना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, लेखक परिचय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म, अब इनके जन्म याद कर सकते हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन करा गया है कई बार कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो महू और मध्य प्रदेश में। कब हुआ है, तो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 आपको याद रखना होगा। चलिए सर, क्वेश्चन करा जाएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा गया है। बहुत ऑप्शन में रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहेंगे या बाबा साहेब रहेगा, यानी इन्हीं को कहा गया था, भीमराव अम्बेडकर कहा गया था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब थे। कौन थे, बाबा साहेब, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। ये अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ये अपने जो इनका समय था पढ़ने का, उस समय सारे व्यक्तियों में उस समय की बहुत सुंदर पठित पढ़ने लिखने वाले में से एक थे। ये बहुत पढ़े लिखे थे, इसीलिए संविधान की रचना की है। प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी जो प्राइमरी शिक्षा के बाद ये 5वां तक पढ़ने के बाद क्वेश्चन करा जाएगा किसके प्रोत्साहन से हाई शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क या अमेरिका गए। न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है, तो ऑप्शन में या तो न्यूयॉर्क रहेगा या तो अमेरिका रहेगा। फिर वहाँ से लंदन चले गए, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन बोले तो न्यूयॉर्क या किसके प्रोत्साहन से गए। प्राइमरी स्कूल तो पढ़ाई किए, विदेश पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे, विदेश। आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, इंग्लैंड का नाम सुना होगा, तो ये बाहर विदेश पढ़ने गए थे। किसके प्रोत्साहन पर, पढ़ने में अच्छे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा करा जाएगा, तो ऑप्शन में बताइएगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने इनको मोटिवेट किया होगा, उन्होंने इनको उत्साह बढ़ाया होगा। तो ये कहाँ चले गए पढ़ने, अमेरिका गए थे और इंग्लैंड गए थे। अमेरिका में कहाँ, न्यूयॉर्क में, और लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, वहाँ गए थे पढ़ने के लिए। किसके प्रोत्साहन पर, मैंने बातें 3-4 बार रिपीट कर दिया, आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बहुत बार। चलिए, पहले तो अमेरिका गए थे, फिर लंदन गए थे। उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। देखिए, एक गए थे तो भीमराव अम्बेडकर क्या किए, संस्कृत का धार्मिक, जो संस्कृत है उसका धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय। वांग्मय मतलब होता है किसी के मुंह से सुनकर, वांग्मय मतलब कहता है कहना, मतलब अपने से नहीं, किसी और के द्वारा सुना गया। क्योंकि ये बच्चे जी बाहर से बहुत विदेश में पढ़े थे, तो बहुत सारी चीज़ें इनको शायद उतना ये नहीं था, लेकिन ये बाहर में पढ़े हैं तो बहुत सारा इनको इंग्लिश सीखने का ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा के बाद हाई स्कूल के लिए ही बाहर चले गए थे। ये जो वर्ड है वांग्मय, इसका अर्थ होता है बच्चे जी, एक शब्दों का समूह होता है, साहित्य होता है, ठीक है, शब्दों का समूह, या जिसे हम साहित्य कहते हैं। यानी ये वांग्मय अनुवाद के लिए इन्हें ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया, क्योंकि ये हिंदी में संस्कृत उतना नहीं जानते होंगे शायद, इसलिए इनको संस्कृत वाला धार्मिक, पौराणिक जो भी बात था, पूरा वैदिक का ये इनको अनुवाद के जरिए वांग्मय किसके द्वारा सुनकर पढ़ाइए, जो ऐतिहासिक समाज की बातें से उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए। वांग्मय मतलब शब्दों का समूह होता है या कोई साहित्य होता है, जो भी साहित्य वेद ग्रंथ पढ़ें ये अनुवाद के जरिए पढ़ें। चलिए, ऐसी ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की हैं, मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की हैं। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री थे। तो ये भी याद रखना है कि ये मीमांसक और विधिवेता कौन थे, और अर्थशास्त्री, तो ये थे भीमराव अम्बेडकर थे। क्या क्या थे, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के एक विख्याता बनकर उभरे। जब सब कुछ पढ़ लिए वांग्मय के जरिए, तो ये सब एक बहुत अच्छे इतिहासकार समझ लीजिए, समाजशास्त्री बन के निकले, शिक्षाविद, धर्मशास्त्र के भी बहुत बड़े इनको जानकारी हो गया। अपने देश में भारत में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, अपने देश में कुछ उन्होंने वकील वाला भी काम किए, वकालत काम किए। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, लोग बहुत छुआछूत जो करते थे, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार के सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष की।
अथक मतलब बहुत परिश्रम किए। किसको किसको? छुआछूत को दूर करने के लिए, स्त्रियों को मतलब कि सम्मान दिलाने के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत बहुत प्रयास किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के कौन कौन व्यक्ति थे? तो ऑप्शन में या तो रहेगा बुद्ध, या रहेगा कबीर, या रहेगा ज्योतिबा फुले। अगर तीनों रहेगा तो इनमें से आप सभी को टिक मारेंगे। फिर से याद कीजिए, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान का निर्माण में उनकी महत्व भूमिका रही। भारत के जब संविधान बना, भारतीय संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इनको हम कहते हैं। और श्रद्धांजलि मतलब जो भी इनके नहीं होता कि जो इंसान मर जाता है उनके हम श्रद्धांजलि करते हैं, अर्पित करते हैं। किस रूप में? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। 1956 में, दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का अम्बेडकर का निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जन्म कब हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक जो भी बात मैं बोला हूँ उसको ध्यान रखने वाला आप रखिएगा, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछता है। जो आपको साल भर यही करना है, बुक पढ़ने हैं, बुक ज़्यादा पढ़िएगा आप लोग। जितना बुक पढ़ेंगे, ये जितना अफवाह उठाया गया है, क्वेश्चन हार्ड आता है, कुछ भी नहीं आता है। सिंपल पेपर हो रहा है, आसान पेपर आ रहे हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब मुझे खुशी होती है कि पेपर अच्छा आ रहा है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण, कुछ रचनाएं भाषण देख लेते हैं। ये बहुत, अब इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। द कस्टम इंडिया, सब इंग्लिश में इसलिए है कि ये विदेश में ज़्यादा पढ़े हैं। द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, क्या है? द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, यहाँ से यहाँ तक एक रचना हो गया। हु आर दे, इनकी रचना है। हु आर सुधराज, इनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ये सब क्या है? रचना और भाषण है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धमा, इस पर भी लिखे हैं। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर भी लिखे हैं। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द वीमेन, हिंदू, द राइज एंड ऑल ऑफ द हिंदू वीमेन, जो हिंदू की जो महिलाएं हैं उस पर भी इन्होंने लिखा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी रचना है। चलो, ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हमने देखा, ये याद रखना है, पेपर में बहुत बार आएगा। ये रचना याद होना ही चाहिए आपको। इसमें समय लगता है तो लगने दीजिएगा, आराम आराम से याद करते चलना है आपको। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो याद रखिए, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। यह प्रस्तुत पाठ जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, विख्यात एक भाषण है। भाषण जो था ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कहाँ गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही भाषण है। अच्छा, कैसे इंग्लिश में है, इसको अनुवाद किसने किया है? तो ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनका एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहाँ से इस चैप्टर को उसी को इंग्लिश में था, उसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया है? तो ललई सिंह यादव। ये भी याद रखेंगे, इसको किसने किया था भाई? तो ललई सिंह यादव ने इसको भाषांतरण किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ इसको लिया गया है। यह भाषण जो भाषण हम पढ़ने वाले हैं, ये जो भाषण देने वाले थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण तैयार किया गया था जाति पाति तुरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में के अध्यक्षीय भाषण में तैयार किया गया था। इसको भाषण के रूप में तैयार किया गया था। लाहौर में वार्षिक सम्मेलन होने वाला था 1936 में, उसके लिए भाषण तैयार किया गया था। उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। लेकिन क्या हुआ बच्चे जी, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णता, अब इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक जो भी थे उसकी पूर्णता पूरा उनका सहमति नहीं बन सका। इस कारण से जो सम्मेलन होने वाला था 1936 में, जाति पाति तुरक मंडल सम्मेलन होने वाला था, वार्षिक सम्मेलन, ये स्थगित हो गया, ये भाषण रुक गया। यानी भाषण नहीं पढ़ा जा सका और ये पढ़ा नहीं जा सका। जो भाषण तैयार किया गया था, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, इस भाषण को नहीं पढ़ा जा सका।
तो इन्होंने क्या किया, नहीं पढ़ा जा सका, तो बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तक, इसको एक पुस्तिका के रूप में दे दिया है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। और प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में जो आलेख, हम एक निबंध है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निबंध। तो निबंध को हम आलेख भी कहते हैं। ये जो निबंध हम पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भारतीय समाज इसको स्वतंत्र रूप से दे दिए हैं। और जो भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर जो मध्यकालीन युग में अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा और परमाणुता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक, जो जाति प्रथा में जो लोग भेदभाव है ना, विषमता पूर्वक तो भेदभाव जो है सामाजिक आधारों पर रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए अस्वस्थकार प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। आज हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, आज भावी मतलब वर्तमान में नागरिकों के, आज के लोगों के लिए ये बहुत बहुत अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो ये इनका था जीवनी परिचय। ये लाइन हमने आखिरी में पढ़ा था। चलिए, आपने भी मेरे साथ जरूर पढ़ा होगा। सर इसके नोट्स बनवा दीजिएगा, बिल्कुल आपको नोट्स देंगे। अभी वीडियो के लास्ट में सब कुछ मिलेगा, आपको पूरा रुकना है, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। वन शॉट लेक्चर है तो पूरा एक बार में 2 बार, हम एक ही बार पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, कि ताकि आपको दोबारा बार बार पढ़ना ना पड़े। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था और मृत्यु दिल्ली में इनका हुआ था। फिर अपने क्या ये था, बड़ौदा नरेश के प्रशांत से न्यूयॉर्क और लंदन गए थे पढ़ने के लिए। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। लंदन कहाँ है? सर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और लंदन में क्या है बच्चे जी? इंग्लैंड में लंदन है। उनकी कुछ रचनाएं भी आपने पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं, ध्यान रखना है। चैप्टर मजा आएगा पढ़ने में, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं इसमें। यह विडम्बना की ही बात है। विडम्बना मतलब आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की ही बात है। विडम्बना का अर्थ होता है आश्चर्य। मैंने बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी लिख दिया है ताकि बच्चे को चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए और अर्थ हमको जानना भी चाहिए। विडम्बना मतलब दुर्भाग्य की बात है। भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं इस निबंध में? ये भाषण के रूप में तैयार किया गया था। भाषण ये नहीं पढ़ पाया जा सका था, लाहौर में होने वाला था जाति प्रतिरोधक मंडल वार्षिक सम्मेलन, तो इसको नहीं पढ़ा जा सका। तो ये कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर कि भाई ये विडम्बना की बात है, आश्चर्य की ही बात है कि इस युग मतलब आज के ज़माने में, वर्तमान समय में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद मतलब लोग जातिवाद करते रहते हैं। पोषक मतलब उसको मानने वाले, जातिवाद को मतलब बढ़ावा चढ़ावा देने वाले, उस लोगों की आज कमी नहीं है। इसके पोषक जो भी कमी नहीं है, इसके जितने पोषक लोग हैं कई आधार पर जातिवाद को समर्थन करते हैं। लोग सोचते हैं कि जातिवाद जरूरी है। अब बहुत अपने अपने अलग अलग विचारों पर समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन क्यों आवश्यक मानता है? तो आप याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के जो पोषक मतलब जो मानने वाले लोग हैं, उनका ये विचार है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो ये आपत्तिजनक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई भीमराव अम्बेडकर को कौन सी बात आपत्तिजनक लगती है? क्या आपत्तिजनक है? क्या इसमें खराबियाँ? आपत्तिजनक मतलब जो नहीं होना चाहिए, अभद्र। तो इस संबंध में पहली यही आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यही उनको बहुत आपत्ति लगती है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन के साथ, श्रम विभाजन तो हो गया, काम तो बांट दिया गया, लेकिन साथ साथ में मजदूर का भी विभाजन का, श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। ये आपत्तिजनक है। श्रम विभाजन कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, इसको मानते हैं चलो सभ्य भाई श्रम विभाजन जरूरत है कि भाई नई काम ये करेंगे, ये वो काम करेंगे, इसके लिए वो काम है, काम बांटा गया है, जरूरी है। चलो निश्चय ही अवश्य ही आवश्यकता हो सकती है, समाज की जरूरत है। परंतु किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। लेकिन काम ऐसे बांटने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम बहुत सारे जो वर्ग हैं उसका अस्वाभाविक विभाजन तो नहीं करती है। ये आपत्ति है इनको, आपत्ति बता रहे हैं इस भाषण में। लेकिन ये निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत की जाति प्रथा एक और, भारत में जाति प्रथा है, इसकी सबसे बड़ा एक विशेषता यह है
कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों के दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। सबसे बड़ा खराबी है ना भारत की, जो अपना सभ्यता है, जो हम काम बांटते हैं, इसमें ना ऊंच नीच का भी भाग करा लगते हैं। मान लीजिए काम बांटा गया, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, लेकिन एक शिक्षक आपके घर में आएंगे तो उनका इज्जत अलग मिलेगा, एक डॉक्टर आएंगे तो उनको इज्जत अलग मिलेगा, लेकिन आपके घर में एक मजदूर आएगा बहुत नीचे तबके वाला, तो उसको उतना आदर भाव नहीं मिलता है। ये दुख की बात है समाज के लिए, ये बता रहे हैं। और सच में ये बात अच्छी है कि मतलब क्यों हम किसी काम के आधार पर किसी का, मतलब देखो इंसान सब एक है, हम भी एक हैं, आप भी एक हैं, सब लोग एक हैं, लेकिन अगर काम देखो, एक डॉक्टर आते हैं तो उसका प्रतिष्ठा अलग है, लेकिन अगर समाज वही घर में आपका एक मजदूर आ गया है, बहुत नीचे वाला काम करता है, कोई छोटा छोटा काम करता है, क्या उसको हम लोग उतना इज्जत देते हैं? आज पूछिए तो अपने आप में सवाल ये। तो ये जो कड़वा बात लिखे हैं, बहुत अच्छी बात लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर ने, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया था। विश्व में कहीं भी जाएंगे ना, ऐसा भेदभाव नहीं है जितना भारत में है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता और सीमा को विकसित करें। मान लीजिए जिस काम में आपका मन लगता हो, जिसमें आप और अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक कुशल व्यक्ति, एक अच्छा समाज बना सकते हैं। तभी हम एक कुशल व्यक्ति और एक सक्षम श्रमिक, एक सक्षम मजदूर या एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, जब उसकी हम कार्य क्षमता को और बढ़ाएं। ज़बरदस्ती उसके काम ना थोपा जाए, उसका काम चेंज ना किया जाए। जो उसकी रुचि है, वही रुचि बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना अच्छा लगना, मान लो कोई ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ सकते आप में इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी होता है। बच्चा जिस दिन इंटरेस्ट ले लेगा पढ़ाई में, उसको मज़ा आ जाएगा, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिससे वो अपने पेशा कार्य स्वयं चुनाव कर सके। पेशा मतलब अपना धंधा कार्य। जो व्यक्ति अपने से अपना काम चुन ले, स्वयं करे, इसके लिए आज़ाद हो, ऐसा हमको करना चाहिए। तभी हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत, लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत अर्थात दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण जो उसकी पढ़ाई लिखाई है अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, क्या उसमें टैलेंट है कि इसका विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही, अर्थात जैसे उसके माता पिता क्या हैं, मान लो कोई बच्चा नाई का काम करता है, उसके पिताजी नाई काम करते हैं, कोई पिताजी बड़ा ही काम करते हैं, तो ये बच्चा उसके पेट में है, उसके मान लो अपनी माँ के पेट में ही है, तो उसके काम को निर्धारण कर दिया जाता है, समय से ही पहले पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये कितना क्या बता रहे हैं, ये बहुत दूषित सिद्धांत है, बहुत विपरीत खराब सिद्धांत है। बच्चा पेट में है तो उसके काम को बता दिया गया। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती है। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा है कि मनुष्य को भाई उसका दोष हटाती नहीं है, बल्कि उसको जीवन भर के लिए वो पेशा में बांध देती है। भाई तुम यही करो, भले उसका उसमें रुचि न लगता हो, उसका मन न लगता हो, उसमें सक्षम ना हो, लेकिन उसको बेचारा वही काम करना पड़ता है। भले ये पेशा अनुपयुक्त है, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, वो पेशा उसके लिए अनुपयुक्त है, मतलब उसका रोजगार ना मिलता हो, उसमें ऐसा उसको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो भले भूखा मर जाए, लेकिन वो अपना काम नहीं चेंज कर सकता है, इतना उसको बांध दिया गया है। आधुनिक युग में, आज के युग में यह स्थिति बहुत आती है। मान लो कि मैंने कोई काम सीखा है और काम फिर बंद हो गया, फिर हम दूसरा काम नहीं कर पाए, अगर समाज बोले कि नहीं आप इस जाति से हैं तब यही काम करना है, तो इंसान तो भाई भूखे ही नहीं मरेगा ना। क्योंकि उद्योग धंधा, अब आज की कंपनियां भी बहुत सारा टेक्निकल है। जैसे आप कंपनी में आपके पापा जी काम करते तो पहले मशीन दूसरा था, अब अचानक नया मशीन आता है। अब मान लो कि ये दूसरा काम अगर ना करें, इनको दूसरा काम न करने दिया जाए, ऐसे अभी तो ठीक है, अभी तो ऐसा आपने नहीं देखा होगा, अभी तो सब कोई अपना अपने सब कुछ काम कर रहे हैं लोग। अपने कोई जात का देखा होगा, राजपूत है, कोई भी जाति है, यादव है, हर लोग अच्छा जो काम अपना कर सकते हैं। अभी तो समाज बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन जब ये कहा लिखे थे निबंध भीमराव अम्बेडकर, उस समय ये कहा बहुत सारी स्थिति रही होगी, इसलिए इन्होंने लिखा है। तो बच्चा भूखे, कोई व्यक्ति भूखे मरे कि नहीं मरेगा, उससे काम बंद हो गया, वो काम सीखा तो काम अचानक चेंज आ गया उसमें, अब वो अपना पेशा नहीं बदल सकता है, उसको पेशा बदलने की जरूरत पड़ेगा, उसको अपना धंधा चेंज करना पड़ेगा। लोगों बोले नहीं, पहले समाज में चेंज करने नहीं दिया था, क्योंकि आपको बाप पिता माता यही थे तो आपको भी यही काम करना है, इसीलिए पहले भूखे मरने की स्थिति आ जाती थी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं थी। और हिंदू धर्म था जो पहले, तो किसी जो व्यक्ति है उसको वही पेशा करना है, दूसरा वो नहीं कर सकता है। जो उसका पैतृक पैसा है, जो उसके पिताजी का पैसा, भले जो उसका पैतृक का पैसा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो, पैसा चुनने का अधिकार नहीं था, अनुमति नहीं मिलता है। जो उसका पैतृक पैसा ना हो, कौन सा पैसा कर सकता है? जो उसके पिताजी वाला पैसा है, उसके जो पापा जी जो काम करते थे वही काम करे तो ठीक है, लेकिन जो उसके पिताजी काम नहीं करते थे, यही काम बेटा करे, तो पहले के आधुनिक समाज, हिंदू धर्म की जाति, हिंदू में ऐसा लोग नहीं करने देते थे। तो ये बहुत बड़ा दुख था। हिंदू में बहुत सारी कमियां रही हैं। ये
इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रत्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्यों? क्योंकि लोगों को भाई पेशा चुनने का अधिकार नहीं मिलता है, पेशा बदलने का अधिकार नहीं था। तो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी है किसके कारण? तो आपका आंसर होगा जाति प्रथा कारण। जाति प्रथा के ही कारण भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। जाति प्रथा क्या है? जिसमें लोग जाति काम को जाति मार दिए हैं, तो तुम यही काम कर सकते हो। चलिए अब अगला पैराग्राफ में चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों को युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि भाई जो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। उसमें बहुत सारे दोष हैं इसमें, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थी, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि, इसका कोई स्थान नहीं रहता है। भले उसका मन उसमें लगता ना हो, उसका बेचारा का मान लो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अब मुझे बोलेगा नहीं भाई आपके पिताजी ड्राइवर थे तो अभी ड्राइवर वाला काम कीजिए, तो सोचिए क्या मैं अच्छा काम कर पाता? जो बच्चों में टैलेंट है, जो आप में टैलेंट है, आपको काम न करने दिया जाए, आपके हिसाब से उसका में अपना जाए तो कितना बुरा होगा। आज समाज कितना अच्छा है, आपसे गार्जियन पूछ भी लेते हैं, बच्चे जो करना है उसी में तैयारी करो, अपना अच्छा काम होना चाहिए। तो आप लोग भी अच्छे अपने मन में टारगेट रखिएगा, जीवन में क्या बनना है, अच्छा काम करना है, ठीक है। सोच लेना आपको जिस क्षेत्र में जाना हो आप में उसमें दिलचस्पी रखना है, उसमें अच्छा काम कीजिएगा, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जरूरी। पहले तो अभी आप लोग आराम से भी 2 साल 10th कीजिए, 12th कीजिए, उसके बाद जैसे पेशा का बात आएगा ना, उसके बाद 12th में ही सोच लीजिएगा क्या करना है। कुछ बच्चे अभी से भी सोच लिए हैं तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सोचा है अभी पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, थी अच्छी तैयारी कीजिए, बाद में डिसाइड कीजिए क्या बनना है जीवन में, आपको उसी में काम कीजिएगा, आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन पहले इसमें जो जाति प्रथा था, श्रम विभाजन था, इसमें भाई इसका कोई स्थान नहीं था कि आपकी क्या भावना है, आपको क्या करना है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में, आज की जो उद्योग मतलब कंपनियां जो हैं, फैक्ट्रियां हैं, गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज की फैक्ट्री में सब उतना बड़ा गरीबी और उद्योग में इतना बड़ा उत्पीड़न नहीं है, उतना समस्या नहीं है जितना कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जितना कि बहुत लोग निर्धारित कार्य को। अब देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो निर्धारित कार्य किया गया है उसको अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्ण करते हैं। अरुचि मतलब उनका रुचि ना हो, लेकिन फिर भी विवश लाचार होकर उनको करना ही मजबूरी में करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर वो टालू काम करता है, उसका मन नहीं रहता, बेचारा वो काम को टालता है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। कोई टालू काम करने के लिए उसको प्रेरित करते है, वो काम को टाल के ही करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का दिल ना लगता हो, दिमाग ना लगता हो, तो कुशलता कैसे प्राप्त होगी? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा से पूछा गया था, कुशलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इंसान के रुचि के अनुसार कार्य होना चाहिए ताकि उसका दिमाग और मन दोनों लगे। यह निर्बाध रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिक है। क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तब कहेगा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बनाते हैं। अब चलिए अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। जो भाषण लिखे थे अभी हम इसको निबंध के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कहते कि भाई जो मैं आलोचना कर रहा हूँ जाति प्रथा के बीच में, तो आप लोग मुझसे प्रश्न करना चाहेंगे। ये हम लोग से, देश की जनता से कह रहे हैं। तो कह रहा है कि मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या हो, पूछना चाहेंगे। तो यदि आप प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है, तो मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, तो जो समाज होगा स्वतंत्रता हो, आज़ाद हो, समता, एक समान हो, भ्रातृत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर, यहाँ पर सब लोग भाई जैसे हो, भाईचारा हो, पर आधारित हो। क्या ये ठीक नहीं है? फिर हमसे क्वेश्चन करिए क्या ये मेरा सोच सही नहीं है कि लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, आज़ाद हों, सब में समता, एक समान सब लोग हो, सब में एक ही खून है, सब एक ही इंसान है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होना चाहिए, कोई भी आदर्श समाज इतनी गतिशील जरूर होना चाहिए, कोई भी वांछित परिवर्तन, कोई भी कोई चेंज आ गया, कोई चेंज आता है तो उसके एक छोर से दूसरे क्षेत्र तक संचारित हो सके।
कोई भी परिवर्तन, कोई वांछित मतलब मन चाहा परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर हो जाए, कोई वांछित मतलब मन चाहा, ऐसे समाज के बहुविध जो बहुत सारे लोग के हित हो, जिसमें बहुत सारे लोग का हित हो, उसमें सबको भाग लेना चाहिए कि ताकि पूरे समाज का भला हो, सबको और सबको रक्षा करने के प्रति सब लोग को सजग होना चाहिए। सजग मतलब तैयार रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के अवध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो भाईचारा है, जो भी कुछ है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा हो। जैसे दूध से पानी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, वैसा भाईचारा, कितना भी लोग फूट डाल लें, कितना भी लोग झगड़ा करवाएं, आपकी दोस्ती भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र, इनके अनुसार लोकतंत्र क्या है? आपसी भाईचारा हो, लोग आपस में रहें, समाज स्वतंत्र हो, समता हो, भातृत्व हो। ये भीमराव अम्बेडकर का अपना सुझाव था। क्या ये गलत बात है क्या? अगर हमसे पूछेंगे आप, तो मैं इनसे बहुत 100% सहमत हूँ और आपको भी शायद सहमत होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में केवल शासन की उत्पत्ति नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ जनता के द्वारा चुना गया शासन नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा, रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि साथियों के प्रति श्रद्धा समान हो। तो ये जितने पॉइंट हाईलाइट किए उन्हें सारे क्वेश्चन बना है। तो जैसे जैसे मैं कुछ MCQ कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो आपको मालूम चल जाएगा। इस तरह से चैप्टर का फिनिश होता है। अब देखिए, इस पर ये जो प्रश्न है, तो जो मैं मार्क लगाए हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया है, और एक दो क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया, लेकिन इस पर कुछ नए सवाल भी पूछे गए हैं। सर बिहार पर नया सवाल पूछता है कहाँ? अब इस कहानी से आधार पर कुछ अच्छा सवाल पूछ लेता है, इसीलिए कहानी आपको पूरा याद होना चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ इसी को आप याद करके पास नहीं हो सकते हैं। तो नए सवाल से क्या सर आप इस लेक्चर में कराएंगे। तो ये अपना एक बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हैं। आपको शब्द निधि पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास, या उपहास का अर्थ और हो जाता है आश्चर्य, दुख, पोषक मतलब समर्थन करने वाले। ठीक है, तो इस पर जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं जरूर कराऊंगा सब, और साथ में इसका व्याकरण भी मैं कराने वाला हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब चलिए इसके नोट्स बनाना है आपको, तो मैं थोड़ा शुरू से ही नोट्स आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब आपको सारे पॉइंट लिखने हैं जितने पॉइंट इसमें डाला गया है, और चैप्टर जब भी पढ़िए, अब फिर आपके नोट्स पढ़िएगा। जब नोट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारा पॉइंट लिख दिया हूँ कि भीमराव अम्बेडकर के भी तीन जो व्यक्ति थे, 3 लोग, रचनात्मक और मुख्यतः चिंतन और रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें से क्या ये भी पूछा गया, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे। तो अपनी स्पीच को पूरा लिख लिया। अब देखिए, जब भी लिखते हैं ना, तब लिखने के चक्कर में सिर्फ आराम से एक बार पढ़ के याद कर लीजिए, फिर लिखिए। हो गया। अब वांग्मय का अर्थ होता है शब्दों का समूह जो साहित्य विधिवेता थे, ये यानी कानून के विद्वान इंसान थे। कहीं आपने लिखा था कि विधिवेता थे, यानी कानून का बहुत इनको ज्ञान था। अब देखिए, इस पर ये हो गया चैप्टर का पूरा। अब मैं इस पर आपको कुछ अब शब्दार्थ लिखवाता हूँ, जो चैप्टर में शब्दार्थ यूज हुए थे बार बार। ऐसे उधर भी शायद लिखवा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो जो पूरे चैप्टर में सब अच्छे पॉइंट यूज है ना, बुक वाला लाइन, उसको भी मैंने इसमें लिखा है। जैसे मैंने ये भी बात लिखा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो बुक के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको लिख दिया हूँ, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अच्छा बच्चे, पूरा चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार लिख देना नोट्स में, अच्छा रहता है। कहानी तो आपको पूरा आना ही चाहिए, कहानी का पूरा बात आपको पता होना चाहिए, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप बच्चे रेडी रहें। क्या बोले थे? दूध पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए भाईचारा। तो क्वेश्चन ये भी तो ना पूछा जा सकता ना कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऐसा ही बिहार बोर्ड नए सवाल बनाता है। कुछ शब्दार्थ शायद मैं दोबारा लिख दिया हूँ। चलिए, अब आते हैं प्रश्न उत्तर।
ये बहुत पहले बुक का सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। जैसे प्रश्न पूछा गया भीमराव किस विडम्बना की बात करते हैं, तो नहीं आपको पता था कि उस विडम्बना की बात करते हैं जो आज के भी ज़माने में भी, आधुनिक युग में भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है, यानी जो जातिवाद को पालने वाले लोग हैं उसकी कमी नहीं है। अच्छी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जब बुक का सवाल पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा कि विडम्बना का स्वरूप। बिहार में तो सवाल इतना ही पूछेगा कि किस विडम्बना की बात करते थे, आपको आंसर इतना ही लिखना है। लेकिन कभी कभी ना आपके बुक जब सवाल देखेंगे तो बुक के सवाल में एक और बात लमरा दिया है। जैसे यहाँ बोला गया है कि विडम्बना का स्वरूप क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन कर दिया गया। तो विडम्बना का स्वरूप कैसा है, तो विडम्बना का स्वरूप है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन की आवश्यकता दिखाते हैं। हो गया, चलो अब दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने बुक का। तो वहाँ पे सवाल लिखा गया है कि अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो उसके पोषक जो थे, जो पालने वाले थे, क्या तर्क देते थे। अभी ये जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था आपने। जाति प्रथा के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख क्या आपत्ति था, भीमराव क्या क्या आपत्तियाँ हैं। तो पहला आपत्ति तो था कि भाई लेखक की जातिवाद के पक्ष में प्रमुख आपत्ति यह था कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ये तो पहला उनका आपत्ति था। दूसरा कि भाई श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्या करती है ना कि जो समाज को बांटती है तो एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है। ये भी आपत्ति की बात है। अगला प्रश्न है, जाति जो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का देखो यहाँ पर लिखा है स्वाभाविक, तो स्वाभाविक यहाँ नहीं हट रहा था तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ऐसे एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ स्वाभाविक। तो ये वर्ड एक में था तो लेकिन थोड़ी जगह नहीं था तो यहाँ लिखा हूँ। स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। 2023 में, 2014 में, 2016 में 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कर सकती है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होती है, उसके रुचि के आधार बिल्कुल उल्टा होती है। चलिए हो गया। यहाँ पर आइएगा अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन को 2017 में, 21 में, 22 में 3 बार इसको भी पूछा गया। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे। क्योंकि भाई आपने देखा था ना लास्ट लाइन किसी में लोग जाति के आधार पर उसको बांध के रखते हैं और काम स्वयं चुनने की मतलब अधिकार नहीं होता है। इसीलिए कोई मान लो चेंज आ गया थी में कोई व्यवसाय, मान लो कोई मैं काम कर रहा हूँ उस काम में चेंज आ गया, वो काम बदल गया और मैं दूसरा काम ना कर पाऊँ तो क्या कर लेंगे हम लोग बच्चे जी, हम लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग भूखे मरेंगे। तो इसीलिए जो भारत में जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी के प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है कि लोग अपने पैसे को न चेंज कर पाते। इस प्रकार जो पेशा व्यवसाय में परिवर्तन की अनुमति नहीं देती है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सबसे इसका महत्वपूर्ण लाइन यही है। अगर इसका छोटे शब्द में आंसर पूछा जाए तो आप इसको लिखिएगा कि भारतीय पेशा परिवर्तन में की जो अनुमति नहीं देती है भारत की जाति प्रथा है, इसीलिए यह बेरोजगारी के प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। बोलते हैं कि जो उतने लास्ट में अपने लाइन पढ़ा था, ये उतना बड़ा समस्या नहीं है जितना लोग अरुचि कार्य मतलब टालू काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा समस्या यही है, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते। क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर हो गया। आपको सारे प्रश्न का आंसर जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना कि याद रहे। कहानी पढ़िएगा, रटना नहीं है, पढ़ते पढ़ते फील रखना है और लिख के क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस भी करना है। बहुत मेहनत करके आंसर लिखा हूँ बच्चा, ऐसे ही कुछ भी लिख के नहीं ला दिया हूँ। आप मिला सकते हैं, मिलाइएगा। बहुत सारे गाइड उइड से भी ये बहुत परफेक्ट आंसर है और इसमें आप सबसे थोड़ा हट गया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कहीं से PDF उठाया किसी के कॉपी करके डाल दिया, नहीं, खुद से पढ़ा गया बुक जो देखिए मैंने जैसे इसका दिखाता हूँ आपको आंसर। बड़ी समस्या क्या है तो इसका आंसर नहीं पूछा था ना, उद्योगों और गरीबी से उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्ण करते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने हर आंसर को भी आपके बुक के हिसाब से अपने शब्दों में लिखा हूँ ताकि हमारे बच्चे आंसर अच्छे हों और आपके नंबर न कटें। जितना अच्छा इसको करेंगे हमें उतनी खुशी होगी। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है।
क्या विशेषता होना चाहिए? तो भाईचारा को बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे, लोगों में समता, सामाजिक स्वतंत्र हो, सब लोग एक समान हो, जरूर था। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, 2018 में पूछा गया था। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श, यहाँ पर आदर्श लिखना है, आदर्श समाज, यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ आदर्श लिखिएगा। आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता जरूर होनी चाहिए कि जिससे वांछित परिवर्तन, कोई अपने इच्छा अनुसार जो परिवर्तन हो, एक छोर से दूसरे छोर तक समाज में हो सके। और ऐसे समाज अनेक प्रकार के लाभ में सबका साथ होना चाहिए, सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सब लोग को इसमें साथ देना चाहिए। कुशल व्यक्ति, अगला प्रश्न है, कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यकता है? बहुत, इसे तो आप खुद से भी लिख सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे जी, ऐसे क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है और पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके बुक के अभ्यास में नहीं है, इस साल पूछा गया था 2025 में। तो जो भी वीडियो बनाया हूँ लेटेस्ट है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है? अच्छा, कोई काम में हम दक्षता मतलब कुशलता हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो काम उस व्यक्ति की रुचि पर होना चाहिए। कार्य में दक्षता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम कार्य में व्यक्ति का रुचि हो, अर्थात उस कार्य में मन और दिमाग, दिल दोनों लगे, तब लगना अनिवार्य है, तभी हम उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो काम चालू हो जाएगा, व्यवस्था पूर्वक करना पड़ेगा। तो इतने प्रश्न थे जो हटके पूछा गया, उसको भी इंक्लूड किया हूँ, और इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा गया, बुक का भी सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो सर अब क्या कराइएगा? तो अब कराएंगे इस चैप्टर में जो पूछा गया है कुछ व्याकरण क्वेश्चन है, जैसे यहाँ सवाल पढ़िएगा। कुछ बोला गया था पाठ से न चुन के आपके अभ्यास में कि कुछ संयुक्त वाक्य चुनिए, सरल वाक्य चुनिए, मिश्र वाक्य। ऐसे मैंने वाक्य का चैप्टर पढ़ा दिया है ग्रामर का, आप वहाँ से वाक्य चैप्टर की जगह पढ़ लीजिएगा ताकि ग्रामर से क्वेश्चन आपका बन जाए। फिलहाल इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। चलो, विलोम शब्द पूछा गया था कि इनका विलोम शब्द दिया, सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा, विभाजन का संगठन या मिश्रण हो जाएगा, निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा, उच्च का नीच हो जाएगा, स्वतंत्र का, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से। स्वतंत्रता का हो जाएगा दास्ता या परतंत्र, दोष का हो जाएगा गुण, सजग का हो जाएगा असजग या लापरवाह, रक्षा का खतरा या सुरक्षा, पूर्व निर्धारण का पर निर्धारण। ये अपोजिट वर्ड थे, यानी विलोम शब्द था, उल्टा शब्द था। और पर्यायवाची पूछा गया था आपसे, दूषित का पर्यायवाची तो गंदा हो जाएगा, श्रमिक का तो मजदूर, अनुमति का स्वीकृति, परिवर्तन का बदलाव, पेशा का व्यवसाय, अकस्मात मतलब अचानक, अवसर का पर्यायवाची शब्द मौका, सम्मान का पर्यायवाची शब्द आदर। तो ग्रामर के भी क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए आखिरी में करा देता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपके रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको ना खुद से करना है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है। समझिए कि आपका प्रैक्टिस के लिए सर जी दे रहे हैं। यहाँ ये नहीं था तो यहाँ से ये लेंथ है इसमें। हु और सुधराज किसकी रचना है? तो भाई आप जानते ही हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है। तो अपने ये निबंध था, भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जा सका था तो इसको उन्होंने स्वतंत्र रख दिया। अब पढ़िए, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? हाँ, क्वेश्चन आ गया। तो ललई सिंह यादव ने किया था। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तीन लोग थे। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बुद्ध, कबीर, ज्योतिर्बिंदु, सभी सब हो जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू ह्यूमन के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो आपने देखा था बुक में, ये 1931 था 36 था, ये हुआ था 1936 में हुआ था। 16 क्वेश्चन हो गए, इधर 17वां क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, जीवनी से भी कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिस तरह से आपका पैटर्न है, चिंता नहीं करना है, मैंने वैसे ही तैयार किया है। अच्छा, टाइप 16वां क्वेश्चन तो हो गया था ना। अच्छा, नंबरिंग गलत हो गया, तो नंबरिंग आप सुधार लीजिएगा। यहाँ से 17 होना चाहिए था, 18 होना चाहिए, कोई बात नहीं, नंबरिंग गलत हो गया है तो नंबरिंग कोई बार अब इशू नहीं है ज़्यादा, आप नंबर ठीक से डाल दीजिएगा। चलिए, सर ऑब्जेक्टिव समझाइए ना। नहीं, ये समझाने का चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस का चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए ना। आपसे नहीं हो रहा है क्या? आपसे क्वेश्चन ये सब नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बनेगा जी? कबीर, बुद्ध,
बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले किनके चिंतन के, भाई किसके चिंतन के प्रेरणा थे? तो भीमराव अम्बेडकर के थे। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उच्चतर शिक्षा पाने के लिए अम्बेडकर किस देश में चले गए? इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। तो पहले तो अमेरिका गए थे, फिर वहाँ से इंग्लैंड गए थे। पहले अमेरिका गए थे, फिर वहाँ से इंग्लैंड गए थे। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड मत मार दीजिएगा। इंग्लैंड गए थे लेकिन पहले अमेरिका गए थे। तो ये क्वेश्चन ठीक था। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के साथ साथ मनुष्य की दिशा निर्धारित कर देती है? जाति प्रथा के कारण। हाँ, जाति प्रथा के कारण। जब बच्चा पेट में है उसकी जाति, उस काम को निर्धारण कर देता है। द कस्टम इन इंडिया के मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भाई तो ये सबको जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर की है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? 2025 में पूछा गया है। तो ये दलित परिवार में हुआ था, आप जानते हैं। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे ये। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई? लोग समझदार हों, लोग गतिशील हों, लोग धनवान हों, लोग पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो डी आंसर हो जाएगा। ये उनका बहुत था कि लोग आपस में भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंडिया किसकी रचना है? तो भाई सबको जानते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये किस पाठ से लिया गया है? 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नौबत खाने बाद। भाई ये चैप्टर का ही नाम था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसा भी आता है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो ये क्वेश्चन आंसर में पूछा गया था, तो आप आंसर में ही लिख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, अब सुनिए, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन याद कराता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि भारत में बेरोजगारी के प्रत्यक्ष और कारण क्या है, तो आपका आंसर भी यही प्रश्न हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेशा में परिवर्तन की अनुमति न देना जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनती है। किसका? बेरोजगारी का। तो ये क्वेश्चन भी नहीं था, एक क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में और आंसर भी है ये। चलिए, इस तरह से बच्चा जी आपके MCQ कुछ सीरीज खत्म होते हैं। एक पेज छोड़ दीजिएगा, हम अब अगले वीडियो में आएंगे तो आपके लिए दूसरे चैप्टर का नोट्स बना के लाएंगे। सर काम चल रहा है, देखिए हेडिंग डाल दी है तो काम शुरू हो जाएगा। अब 20 के साथ हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसको अपने मित्रों के साथ जरूर आपको शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। सर कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, परेशान नहीं होना है, आपके पास वक्त है, समय है, खाली सदुपयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।